हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। क्लास 10th का हम लोग तीसरा चैप्टर धातु अधातु पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 जो है वो कल अपलोड हो गया था। आप लोगों में से जो नहीं देखे हैं वो उनको देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना वो क्रम से अगर आप समझिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आता है ना। इसलिए आपके लिए वो वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और इस वीडियो में जो है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। कल हम लोग पढ़े थे धातु अधातु और उपधातु का परिभाषा के बारे में, आघात वर्धता तन्यता इस सब का परिभाषा के बारे में, है ना। ध्वनिक क्या होता है, तो ये सब हम लोग कल पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु का भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण, और भौतिक गुणों के आधार पर धातु धातु में अंतर, और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु धातु में अंतर। मैंने ये 4 प्रश्न जो है आज के इस क्लास में क्लियर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, यानी ये क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, तो वहां पर आप जाकर देखिएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। रही बात की ये चारों प्रश्न का स्टैंडर्ड आंसर, तो वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। मैं जो भी आपके लिए लाया हूं ना, ये बहुत मेहनत करके, है ना, लाया हूं, और बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर है। ये आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपका नंबर उसमें नहीं कटेगा, है ना। इतना भरोसा आप मेरे ऊपर कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, ये 7 नंबर इसीलिए दिए हैं क्योंकि 6 नंबर तक जो है ना पहला पार्ट में हो गया है। तो वहां से जैसे आप फेयर करोगे ना, फेयर कॉपी बनाते हो ना, तो 6 नंबर तक, फिर ये 7 नंबर से शुरू है ना जी। तो 7 नंबर में है कि धातु के भौतिक गुणधर्म। देखिए धातु का जो भौतिक गुणधर्म है, आज से पहले भी आप लोग कई बार पढ़े होंगे, है ना। 8वीं क्लास में भी धातु धातु के बारे में तो वहां भी पढ़े होंगे। तो ऐसे धातु का भौतिक गुणधर्म के बारे में जो है आपको कई चीजें याद होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, मैं रफ, है ना, यहाँ लिखा हूं कि धातु में आघात वर्धता का गुण होता है, या आप लिख सकते हो कि धातु आघात वर्धी होता है। इसका मतलब है कि धातु को पीट पीट करके एकदम से क्या कर देते हैं हम लोग, चौड़ा कर देते हैं। देखते हैं लोहा, लोहा को पीट पीट कर क्या कर दिया जाता है, एकदम चौड़ा कर दिया जाता है। तो है ना, जैसे एल्युमिनियम है, उसको भी पीट कर एकदम चौड़ा पतला चादर तरह बना देते हैं, ठीक है। तो ये लोहा और एल्युमिनियम क्या है, धातु है, और उसमें आघात वर्धता का गुण है, इसलिए उसको हम लोग पीट कर पतला चादर बना देते हैं। तो धातु को पीट कर पतला चादर बनाना ही क्या कहलाता है, आघात वर्धता कहलाता है। इसलिए लिखे हैं कि धातु में आघात वर्धता का गुण होता है। लेकिन जो अधातु है, बताइए, अधातु का हथौड़ा से पीटिएगा ना, वो चौड़ा नहीं बनेगा, वो भंगुर हो जाएगा, मतलब जो है ना चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। दूसरा है तन्य, कि धातु जो है ना तन्य होता है। धातु तन्य होता है, इसका मतलब है कि जो धातु है ना उसको आप पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, देखते हैं ना, एल्युमिनियम को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ करके, है ना, एकदम पूरा खींच करके तार तरह बना देते हैं। जो आता है ना, घर में हम लोग वायरिंग कराते हैं एल्युमिनियम का तार, और उसके बाद जो है कॉपर का तार आता है कि नहीं आता है। इसके अलावा जो है कि धातु कठोर होता है। देखो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि धातु की संख्या लगभग 92, और 92 में 91 धातु ठोस है, ठीक है। धातु तो गैस अवस्था में होता ही नहीं है, गैस मतलब अधातु, जितने भी गैस है सब अधातु है। और धातु जो 92 गो है उसमें 91 ठोस है, और एकमात्र धातु है द्रव अवस्था में, जिसका नाम है पारा या मरकरी। तो ध्यान रखना, इसलिए आप लिख सकते हो कि धातु कठोर होता है, और धातु में एक विशेष प्रकार के चमक होता है, या लिख सकते हो कि है ना, धातु में धात्विक चमक होता है, या धातु में चमक होता है, कोई बात आप लिख सकते हो। धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, धातु का घनत्व उच्च होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, धातु में सोनोरस का गुण होता है। ये सब पॉइंट जो है ये भौतिक गुणों का पॉइंट है, कि धातु में आघात वर्धता का गुण होता है, धातु में तन्यता का गुण होता है, धातु का द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है, धातु का घनत्व उच्च होता है, धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, धातु कठोर होता है ना। ये सारी बातें, धातु में सोनरस का गुण होता है, ध्वनिक होता है धातु, है ना। क्योंकि धातु पर जब आप कोई कठोर चीज लेकर के ऐसे, है ना, जब चोट करोगे ना तो उससे एक आवाज निकलता है, तो उसको सोनरस कहते हैं। जैसे स्कूल में जो है स्कूल की घंटी होता है, जब उसको हम लोग हथौड़ा से पीटते हैं तो टन 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 आवाज करता है ना, तो उसी को हम लोग सोनरस बोलते हैं। तो ये गुण किस में होता है, धातु में होता है। तो ये धातु का जो है भौतिक गुणधर्म हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कहोगे कि सर
धातु का बोलना है कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन कुछ धातु जो है ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसका गलनांक उच्च नहीं होता है। इसको आप थोड़ा सा हल्का गर्म करोगे ना तो ये पिघल जाएगा। और कुछ धातु जैसे गैलियम और सीजियम, ये इसका गलनांक तो इतना ही कम होता है कि हथेली का गर्मी अगर आप हाथ पर रखोगे ना तो हाथ का गर्मी से ये पिघल जाएगा, है ना। तो कुछ एक्सेप्शन मतलब अपवाद इसमें भी है। तो ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि धातु आघात वर्धी होता है, धातु तन्य होता है, धातु कठोर होता है, धातु में एक चमक होता है ना, धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गया। अब अगर आप इस तरह परीक्षा में लिखते हैं तो है ना, हमें लगता है कि ज्यादा बेहतर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री में 5 नंबर में ये प्रश्न पूछ दिया 5 मार्क्स में कि धातु के भौतिक गुणधर्म को लिखें, है ना, तो हमें लगता है कि इस तरह से आप लिखोगे तो ठीक है, लेकिन और ज्यादा स्टैंडर्ड कैसे होगा, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो परीक्षा के लिए आप इस तरह से याद रखिएगा ना। अगर इस तरह से याद नहीं रहा तो आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते। क्या है पहला नंबर में, धातुओं में आघातवर्धता का गुण होता है, इसलिए इन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। ठीक है ना, धातु में जो है आघातवर्धता का गुण होता है, इसलिए उसको पीट कर हम लोग पतला चादर बना सकते हैं। अगर धातु में ये गुण नहीं रहता तो उसको पीट कर हम लोग पतला चादर बना ही नहीं सकते। धातु में क्या होता है, तन्यता का गुण होता है, इसलिए इसको हम लोग खींच कर पतला तार बना सकते हैं। कितना है ना, ये 2 पॉइंट याद भी हो गया होगा कि धातु में आघातवर्धता का गुण होता है, इसलिए धातु को पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है। और धातु में तन्यता का गुण होता है, इसलिए इसको खींच कर पतला तार बनाया जा सकता है। और तीसरा है क्या, धातु सामान्यतः कठोर होती है। सही बात है ना, धातु जो है ना वो कठोर होता है। मैंने अभी कहा आपको कि 92 को धातु में से 91 धातु 91 जो मेटल है, धातु है, वो कठोर होता है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होता है। सही बात है, जैसे लोहा बहुत ज्यादा कठोर है, उसको आप चाकू से काटोगे लोहा को तो कटेगा, एल्युमिनियम को आप चाकू से काटोगे तो कटेगा नहीं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये भी धातु है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं होता है, ये मुलायम होता है, इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसलिए धातु जो है कठोर होता है, लेकिन सभी धातु एक समान कठोर नहीं होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ क्लियर करके लिखा हुआ है कि धातुएं जो है सामान्यतः कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अपवाद में यहाँ लिख दिए हैं पारा। क्यों अपवाद में लिखे हैं पारा को, क्योंकि देखो पारा जो है ना एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसलिए ये बात लिख करके अपवाद में लिख दीजिएगा पारा, कि पारा जो है ये कठोर नहीं होता है, ये कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में। चौथा नंबर में है कि शुद्ध अवस्था में धातु की सतह चमकदार होती है। अगर धातु एकदम शुद्ध रूप में है तो उसकी सतह चमकदार होती है ना, और इस गुण धर्म को ही धात्विक चमक कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है एनसीईआरटी का है ना, है, तो ये स्टैंडर्ड पॉइंट है। आप इसके जगह पर कई जगह पर लिखा हुआ देखेंगे कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ये बात भी लिख सकते हो आप। या लिख सकते हो कि धातु में चमक होती है सीधा, वैसे भी लिख सकते हो आप। या लिख सकते हो कि धातु में धात्विक चमक होता है, ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। ये लिखोगे तो ज्यादा स्टैंडर्ड होगा, है ना, कि शुद्ध अवस्था में धातु की सतह चमकदार होती है, इसी गुणधर्म को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। और 5वां नंबर में क्या, अधिकांश धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अधिकांश में इसलिए लगा दिया हूं क्योंकि सोडियम और पोटेशियम, गैलियम, सीजियम कुछ ऐसे धातु है जिसका गलनांक कम होता है, इसलिए यहाँ पर अधिकांश शब्द का प्रयोग किए। आगे है कि धातु में उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अब कहोगे कि सर धातु उष्मा का सुचालक होता है, जी। जैसे मान लीजिए कि ये लोहा है, ठीक है, अगर लोहा का एक साइड में हम लोग है ना हीट करेंगे, अगर गर्म करेंगे तो ये पूरा गर्म हो जाएगा, है ना, ये गर्मी जो है पूरे भाग में हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सुचालक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चीजें जा रहा है ना। और विद्युत जो है अगर इसमें आप करंट दोगे धातु में तो ये भी जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचेगा। यानी जो धातु होता है ये उष्मा का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रकार से ये धातु का भौतिक गुणधर्म आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठ भी गया होगा कि धातु में आघातवर्धता का गुण होता है, इसलिए इसको पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है। धातु में तन्यता का गुण होता है, इसलिए इसको खींच कर पतला तार बनाया जा सकता है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट था धातु सामान्यतः कठोर होता है और प्रत्येक धातु की कठोरता
अलग अलग होता है, और चौथा में कि शुद्ध अवस्था में धातु की सतह चमकदार होता है, जिसको हम लोग धात्विक चमक कहते हैं, और अधिकांश धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और धातुएं जो है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसके अलावा आप 7वां 8वां पॉइंट में ये भी लिख सकते हो कि धातु सोनरस होता है, यानी धातु में सोनरस का गुण होता है। ये भी लिख सकते हो धातु का घनत्व उच्च होता है। ये सारा पॉइंट भी इसमें जुड़ेगा, लेकिन ये 6 पॉइंट आप लिख करके जो है इसको याद करिएगा, परीक्षा में लिखने के लिए ये स्टैंडर्ड आंसर है। एक चीज आप लोग और परीक्षा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे पूछा जाता है ना कि धातुओं के भौतिक गुण धर्म को लिखे, तो बच्चा लोग क्या करता है कि यहाँ सिर्फ धातु धातु लिखता है। जैसे देखो धातुएं, यहाँ पर देखिए धातुएं, फिर यहाँ पर धातुएं, यहाँ धातुओं का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये जो गुण लिख रहा है ना, ये किसी एक धातु के लिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, लगभग सभी धातुओं के लिए लिख रहे हैं, इसलिए आप इस शब्दों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बोलिए धातु का भौतिक गुणधर्म समझ में आ गया है ना, एक दिमाग में बैठ गया ना इस तरह से कि हाँ भाई ये होगा। तो नहीं अगर समझ में आया तो 1-2 बार और आप इसको जो है ठीक से सुन लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग जो है धातुओं का भौतिक गुणधर्म देख लिए, ठीक है, और आपको थोड़ा समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अधातुओं का भौतिक गुणधर्म। देखिए अधातु का जो भौतिक गुणधर्म है, अगर आपको धातु का भौतिक गुणधर्म याद हो गया है तो अधातु का भौतिक गुणधर्म उसका बिल्कुल उल्टा होगा। कैसे, ऐसे समझिए, जैसे धातु में आघातवर्धता का गुण होता है, अधातु में आघातवर्धता का गुण नहीं होता है। धातु तन्य होता है, अधातु तन्य नहीं होता है। धातु कठोर होता है, लेकिन अधातु जो है ना वो तीनों अवस्था में होता है, ठीक है, ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में होता है, और गैसीय अवस्था में भी होता है। धातु में विशेष चमक होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, अधातु का गलनांक क्वथनांक इसका उल्टा यानी निम्न होता है। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, तो अधातु क्या होगा, उष्मा और विद्युत का कुचालक होगा, ठीक है। धातु में सोनरस का गुण होता है, अधातु में सोनरस का गुण नहीं होता है, मतलब इसका बिल्कुल विपरीत होगा। जैसे धातु का घनत्व उच्च होता है, अधातु का घनत्व निम्न होगा, है ना। तो अगर आपको धातु का भौतिक गुणधर्म याद हो गया है तो अधातु का भौतिक गुणधर्म भी आपको समझिए कि याद हो गया, बस उसका उल्टा लिखना है ना। चलो एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि अधातु के 5 भौतिक गुणधर्म लिखें तो आप क्या क्या लिखोगे, एकदम स्टैंडर्ड आंसर वो यहाँ लिखा हुआ है ना। जैसे देखो अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है, मतलब जो अधातु होता है उसमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, जबकि अभी हम लोग धातु में क्या पढ़े थे कि उसमें एक विशेष चमक होती है जब वो शुद्ध रूप में होता है, लेकिन अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद पड़ा हुआ है ना, इसमें भी अपवाद है कि कुछ ऐसा अधातु है जिसमें चमक होता है, जैसे समझे हीरा में चमक होता है और ग्रेफाइट में भी चमक होता है। आयोडीन जो है ये अधातु है, ये हीरा और ग्रेफाइट जो है ना ये अधातु है, ये कार्बन का रूप है। कार्बन अगर अधातु है तो ये कार्बन का ही रूप है हीरा और ग्रेफाइट, तो बता हीरा और ग्रेफाइट भी धातु है, तो लेकिन ये दोनों चमकीला होता है, आयोडीन भी चमकीला होता है। तो ये अपवाद में आप लिख दीजिएगा कि यही 3 गो अधातु है जो चमकता है, बाकी कोई अधातु में चमक नहीं होता है। तो बोले ये वाला पॉइंट याद हो गया कि अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होता है। अपवाद में क्या लिखोगे, आयोडीन, हीरा और ग्रेफाइट। अधातु उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। अपवाद में क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, यानी ये ग्रेफाइट है ना ये अधातु है। अभी बताया ना कि कार्बन का 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, तो ये ग्रेफाइट जो है ना अधातु है, लेकिन ये जो है वो उष्मा का क्या होता है, कुछ ये सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है ये उष्मा का सुचालक होता है, जबकि अधातु है, और अधातु का नेचर क्या है कि ये विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का कुचालक होता है। तो क्या सर ग्रेफाइट रहता कहाँ है, जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल जो बच्चे लोग लिखता है जिसको रेड भी बोलते हैं, देखते हैं ना उसको जब आप छिलिएगा तो एकदम पूरा जो नीचे है ना उसके अंदर में निकलता है ना करियट्ठा टाइप का, जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और कितना लोग क्या करता है दोनों बगल छील के एकदम से नोक निकाल कर रखता है। आऊ लेकर के आप जो है ना अगर बिजली वाला जो बोर्ड है उस पर एक बगल छीलने वाला जो अगर आप बोर्ड में दे दिए अंदर, एक बार ऐसे आप पकड़ लोगे ना आपको करंट लग जाएगा, है ना, वो ग्रेफाइट है, ऐसा नहीं करना है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अधिकांश अधातु के गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, मतलब जो अधातु होता है ना उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत निम्न होता है। एक अपवाद में आपको याद रखना है, कार्बन, ठीक है, कार्बन जो है ये अपवाद में है, इसका उच्च होता है। और अधातु जो है सामान्यतः तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में, तीनों अवस्था में पाया जाता है।
है ना। अधातु जो है सामान्यतः तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऐसा क्यों? देखो, जैसे हम अगर आपसे बोलेंगे कि जो कार्बन है, एक कार्बन हो गया, इसके अलावा जो है बेटा आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, ये सब अधातु है और ये सब ठोस अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, ये सब जो है ठोस अवस्था में है। जबकि हाइड्रोजन हो गया, है ना, ये हाइड्रोजन हो गया, इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब गैस है, ये भी अधातु है। ठीक है, ये भी अधातु है। और इसके अलावा एक द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि जो अधातु होता है ये तीनों अवस्था में होता है ना, ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है, गैस अवस्था में भी और द्रव अवस्था में, तीनों अवस्था में होता है। तो इसलिए धातु में हम लोग क्या लिखते हैं कि धातुएं कठोर होती है, जबकि अधातु में लिखेंगे कि अधातु सामान्यतः तीनों अवस्था में पाई जाती है। और पांचवा पॉइंट है कि अधातु आघातवर्धीय एवं तन्य नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो अधातु होता है ये आघातवर्धीय एवं तन्य नहीं होता है, यानी इसमें जो है ना आघातवर्धता और तन्यता का गुण अधातु में नहीं होता है। जैसे अधातु है ऑक्सीजन, आपको हथौड़ा दे देंगे तो क्या ऑक्सीजन को पीट करके आप पतला चादर बना दीजिएगा जैसे लोहा को बना देते हैं? बना ही नहीं पाइएगा वैसे। तो ये जो है ना इसमें आघातवर्धता का गुण होता ही नहीं है। आपको हम दे देंगे क्लोरीन गैस या नाइट्रोजन गैस, कहेंगे कैसे खींचिए एकदम तार की तरह, आप खींच ही नहीं पाओगे, है ना। तो बोलो गैस जो है उसको खींच के तार बना लीजिएगा, तो उसमें तन्यता का गुण होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि अधातु जो है वो आघातवर्धीय एवं तन्य नहीं होता है। ये क्या होता है? भंगुर होता है। जब इस जैसे फास्फोरस है ना, सल्फर है, ऐसे हथौड़ा से पीटोगे ना तो टूट जाएगा, है ना। तो अधातु जो है आघातवर्धीय एवं तन्य नहीं होता, ये क्या होता है? भंगुर होता है। तो ये अधातु के भौतिक गुणधर्म 5 है ना। इसको आप छाप लीजिएगा, यदि परीक्षा में पूछे ना तो आप इनको ही लिखिएगा। ठीक है, इस ये स्टैंडर्ड आंसर है। ठीक, तो हम लोग धातु का भौतिक गुणधर्म देख लिए, और अधातु का भौतिक गुणधर्म देख लिए। अब जो है भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु में अंतर है ना, आप लोग 9 नंबर में इसको नोट करिएगा कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु धातु में क्या अंतर है। ये 5 है ना स्टैंडर्ड अंतर आपके सामने है। पहला, धातु में आघातवर्धता एवं तन्यता का गुण होता है। इसमें लिखेंगे कि धातु में आघातवर्धता एवं तन्यता का गुण नहीं होता है, बिल्कुल उसका उल्टा, ये भंगुर होता है। भंगुर का मतलब है क्या? इसको आप अगर हथौड़ा से पीटोगे ना तो यह धातु क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। ठीक ना। तो धातु में आघातवर्धता तन्यता का गुण नहीं होता है। इसमें लिखोगे कि अधातु में इसमें धातु में आघातवर्धता एवं तन्यता का गुण होता है और इसमें आघातवर्धता और तन्यता का गुण नहीं होता है। अधातु क्या होता है? भंगुर होता है, मतलब ये हथौड़ा से पीटोगे तो ये चूर चूर हो जाएगा। तो क्या सर ऐसे लिख सकते हैं ना इसमें कि इसमें आघातवर्धता का गुण होता है, इसमें आघातवर्धता का गुण नहीं होता है, इसमें तन्यता का गुण होता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है। अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एक जगह पर लिख दिए, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, दूसरा है क्या? धातु में चमकदार होती है और अधातु में चमकदार नहीं होती है। तो क्या सर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या? धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होता। जी, आप वैसे भी लिख सकते हो, है ना। तो धातु में चमकदार होती है और अधातु में चमकदार नहीं होती है। अपवाद देखो इधर, है ना, ये अपवाद वगैरह अंतर में लिखिएगा जरूर, है ना। इससे जो है ना एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, आपको नंबर बढ़िया देगा, है ना। अपवाद में जो है आयोडीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये 3 ऐसा धातु है जिसमें चमक होता है। तीसरा है क्या? धातु में ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, अपवाद में सीसा। ये बात तो आपको याद भी पहले से हो ही गया है ना, कि धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। देख क्या रहा है भाई, इधर ध्यान दे ना। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है और अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। क्लियर? तो क्या सर इसमें आप सीसा क्यों लिखे? जैसे सीसा, जैसे आप बल्ब ले लो, बल्ब क्या होता है? वो धातु है, क्या उसको अगर पकड़ते हो तो आपको करंट लगता है क्या? नहीं लगता है ना जी। इसका मतलब है कि वो विद्युत का कुचालक है। तुम क्या ठीक है ना सर, मान ली कि वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन ऊष्मा का तो सुचालक है। लेकिन ऊष्मा का भी ना, यहां पर मैं लिख दिया हूं कि ऊष्मा का भी कुचालक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुचालक नहीं है, मतलब नहीं के बराबर, बहुत कम, इतना कम ऊष्मा का सुचालक होता है सीसा कि उसको आप कुचालक ही कह दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, है ना। तो इसलिए अपवाद में सीसा लिख देते हैं कि धातु ऊष्मा एवं
विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, अपवाद में शीशा। और अधातु उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, अपवाद में ग्रेफाइट। याद करिए ना, वही रेड के अंदर जो रहता है ग्रेफाइट। और तीसरा है क्या, धातु सामान्यतः ठोस होती है, अपवाद में एक ही को द्रव अवस्था में है, पारा यानी मरकरी। धातु हम बताए तभी आपको कि 92 धातु है, 92 में से समझिए 91 धातु जो है ना वो ठोस अवस्था में है, सिर्फ एक धातु जो है ना बेटा वो पारा, वही केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातु जो है ये सामान्यतः तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और जो धातु होता है इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। क्या सर एक अंतर और बता दूं है ना, इसमें आप लिख सकते हो कि धातु का घनत्व उच्च होता है, इसमें आप लिख सकते हो कि धातु का घनत्व निम्न होता है, इसमें आप लिख सकते हो कि धातु सोनरस होता है, यानी धातु में सोनरस का गुण होता है, इसमें आप लिख सकते हो कि धातु में सोनरस का गुण नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम के लिए बस ये 5 है ना, एकदम स्टैंडर्ड आंसर है भाई, इसको नोट करके याद कर लिए, ठीक है। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु धातु में अंतर हो गया। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु धातु में अंतर स्पष्ट करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, ये आपको थोड़ा अजीब दिख रहा होगा ये अंतर, है ना, कि सर ये कैसे याद करेंगे। देखो छोटा मतलब छोटा छोटा अंतर भी है, पहले मैं आपको स्टैंडर्ड आंसर बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट कर देंगे, तो इसके बाद लास्ट में जो है जो छोटा छोटा अंतर है ना, वो भी हम आपको बता देंगे। पहले इसको ध्यान से समझिएगा। तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जो है धातु धातु में अंतर है। एक साइड धातु देना है, एक साइड अधातु। लिखा है कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है कि अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। इधर देखिए यहाँ पर Na यानी सोडियम पर एगो धन आवेश है, कैल्शियम पर देखिए डबल है, मैग्नीशियम पर देखिए 3 गो है, इधर ऑक्सीजन पर देखोगे 2 माइनस है, और क्लोरीन पर देखोगे तो 1 माइनस है। ये सब क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा ना। वैसे पिछले क्लास में मैंने बताया भी था, जो धातु होता है ना, धातु जो होता है, धातु का बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, धातु का जो बाह्य कक्षा होता है उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो अधातु होता है इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब कोई भी तत्व जो है, चाहे वो धातु हो या अधातु हो, अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ, इसके पास 7 है, इसके पास 1 है, तो 1 वाला को 7 अपना दे देगा या 1 इधर आएगा? तो कहोगे सर ये 1 इधर आ जाएगा। देखो 1 7 के पास आ गया, देखो इस तरफ आ रहा है। इसके पास 6 है अधातु के पास, इसके पास 2 है, तो 2 इधर आएगा तो इसका 8 हो जाएगा। 6 उधर जाएगा नहीं, क्योंकि ज्यादा है, ये उसके पास नहीं जाएगा, उनको ही आना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये 5 है, ये इनके पास नहीं आएगा, लेकिन 3 ही खुद 5 के पास आएगा। तो ये आपका एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि धातु क्या कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। धातु जो है अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, और अधातु क्या कर रहा है कि धातु के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो एक अंतर तो है ना, यहाँ पर देखिए जो त्याग करता है वो धनात्मक होता है ना, वो धनात्मक होता है, और जो ग्रहण करता है वो ऋणात्मक होता है। तो चूंकि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए धातु क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। और अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखिए इसका जो जैसे वाला बात है कि Na पर 1 प्लस है, Ca कैल्शियम पर डबल प्लस है, मैग्नीशियम पर 3 को प्लस है, ये क्या है, अब इनको समझते है ना। जैसे यहां पर देखिए ये सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये लिखाएगा 2, 8, 10, 1, 11, ठीक है। ये K कक्षा, ये L कक्षा, ये M कक्षा, यानी सोडियम का ये सबसे बाहरी कक्षा हुआ। तब बताओ बाहरी कक्षा में सोडियम का कई गो इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तब 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, 8, बाहरी कक्षा में 8 चाहिए। बताइए इसको 7 कोई देगा? कोई नहीं देगा। तो ये 7 किसके इधर चल जाएगा, तो यहाँ पर इस तरफ हम लेते हैं एगो क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन का होता है कितना, 17।
तो यहाँ पर देखिए 2, 8, 10, 7, 17 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया क्लोरीन का। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो सोडियम है इसका परमाणु संख्या होता है 11। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जबकि सोडियम का बाहरी कक्षा में होना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसको यहाँ पर 8 पुराने के लिए कितना दूसरे से लेना पड़ेगा, तो कहेगा सर 7 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने का जरूरत है, 1 का जरूरत है। तो सोडियम क्या करेगा कि अपना 1 इसको दे देगा, है ना, अपना 1 इसको दे देगा। तो कै गो इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए सोडियम पर 1 प्लस में है। ठीक है, इसलिए सोडियम पर कितना प्लस है, 1 प्लस है। अब क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उधर से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने वाला माइनस में होता है। यहाँ पर देखिए इसलिए क्लोरीन पर 1 माइनस है। बात समझ गए। अब आते हैं यहाँ पर कैल्शियम पर डबल प्लस क्यों है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 20 होता है ना। इसको मिटा देते हैं, नीचे लिखेंगे दिखेगा नहीं। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है, कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 20। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2, 8, 10, 8, 18, 2 ऐसे लिखाएगा, है ना। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसको चाहिए कितना, 6। तो इसको कोई देगा नहीं, 6 इसको कोई देगा नहीं देगा, तो इसको ही 2 त्यागना पड़ेगा। तो ये कैल्शियम जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यानी इसको हटा देगा। तो बोलिए बाहरी कक्षा में 8 बच गया ना। तो 2 गो जो इलेक्ट्रॉन ये त्यागा, इसीलिए यहाँ कैल्शियम पर कै गो प्लस है, डबल प्लस है। क्लियर। अब जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का होता है ना, मैग्नीशियम का होता है परमाणु संख्या 12। ठीक है, 12 होता है तो 2, 8, 10, 2, 12 है ना। ये मैग्नीशियम के लिए 2, 8, 10, 2, 12 है ना। ये मैग्नीशियम पर ट्रिपल होगा ही नहीं, है ना। ये मैग्नीशियम पर भी डबल ही होगा। देखो ना, मैग्नीशियम का होता है 12। ये एल्युमिनियम कर लेते हैं, है ना। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है। इस जगह पर Al कर लीजिएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पर ट्रिपल है, तो एल्युमिनियम पर 13 है, तो 2, 8, 10 और लास्ट में कितना है, 3। ये 3 का त्याग करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इसको कोई 5 देगा नहीं, इसको ही अपना 3 देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये 3 का त्याग करेगा, है ना। तो इसलिए यहां पर 3 गो प्लस है। और ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस है। तो आप देखो ऑक्सीजन पर 2 माइनस ऐसे लिखो, या ऑक्सीजन पर 1 माइनस 1 माइनस, ये वाला बात और ये वाला बात दोनों एक ही है। ऑक्सीजन पर 2 माइनस 2 या ऑक्सीजन पर 2 गो है ना ऋण आयन 2, ऐसे करके ये दोनों सेम बात है। तो ऑक्सीजन पर 2 गो क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। ये देखो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो 2,6। पहला कक्षा में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। कहेंगे सर ये सब कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग है ना इसमें बने रहिएगा, आगे जो क्लास होगा ना उसमें ये सब इसी चैप्टर में बताया जाएगा, है ना। तो 2 और 6, तो बोलिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। इसको कितने का जरूरत है, तो कहेगा सर इसको 2 का जरूरत है। तो इसको अगर कोई 2 दे देगा तो ये किसी से 2 लेगा ना, तो 2 लेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन पर 2 गो ऋणायन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो धातु विद्युत धनात्मक क्यों है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और अधातुवीय विद्युत ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और सोडियम पर 1 प्लस क्यों है, 1 धनायन क्यों है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। कैल्शियम पर डबल धनायन क्यों है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और एल्युमिनियम पर 3 धनायन क्यों है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ऑक्सीजन पर 2 माइनस में 2 माइनस क्यों है, यानी 2 ऋणायन क्यों है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। और क्लोरीन पर 1 माइनस क्यों है, यानी 1 ऋणायन क्यों है, क्योंकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे से ले रहा है। तो यहां पर हम लोग पहला नंबर से क्या समझे कि धातु जो है इलेक्ट्रॉन अधातु को देता है ना। धातु इलेक्ट्रॉन जो है किसको देता है, अधातु को देता है। तो कहेगा सर यहाँ तो ये भी तो लिख सकते थे कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है और अधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणायन बनाता है। जी वैसे भी अंतर आप लिख सकते थे, है ना। तो कहेगा सर खाली ये लिख देंगे धातु विद्युत धनात्मक होता है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है, तो क्या सही नहीं होगा। देखिए अगर ये लिख दीजिएगा ना तो आंसर में एकदम से और 4 चांद लग जाएगा ना। तो ये आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा याद करने का, याद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ अपवाद में हाइड्रोजन क्यों लिखे, देखिए हाइड्रोजन अधातु होता है और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। तो यहाँ पर लिख दिए पहला कक्षा में 1, इसको और 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्योंकि पहला कक्षा में 2वें अष्टक पूरा हो जाता है, इसलिए ये अपवाद में है
एक अधातु, ठीक है, जो कि है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन ये अधातु है ना, ये अधातु है, इसको इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर आप अपवाद में इसको आप लिख दीजिएगा। दूसरा है कि धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है, ये जल में घुलकर क्षार बनाता है। यानी जो धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड समझे, जैसे कैल्शियम है ना, थोड़ा मैं यहाँ मिटा देता हूँ समझाने के लिए, तो रासायनिक गुणधर्म को थोड़ा ठीक से समझिएगा ना, तब याद भी होगा। धातु का ऑक्साइड का मतलब देखिए, कैल्शियम धातु है, यहाँ ओ लगा दिए, धातु का ऑक्साइड हो गया, क्या हुआ कि नहीं। जैसे यहाँ पर सोडियम है, यहाँ ओ लगा दिए, ये धातु है, और ये ओ लगा दिए, ये धातु का ऑक्साइड हो गया, ये धातु का ऑक्साइड हुआ, ये धातु का ऑक्साइड हुआ। तो वही बोलता है कि धातु के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होता है, मतलब CaO हो गया, NaO हो गया, ये सब क्या है, क्षारीय चीज है, और ये जल में घुलकर क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि धातु का ऑक्साइड जो होता है ना वो क्षारीय होता है, ठीक है, और धातु का ऑक्साइड जब जल में घुलेगा तो वो क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए सोडियम जो है धातु है, और बगल में ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्साइड हो गया, तो ये धातु का ऑक्साइड है, यानी सोडियम का ऑक्साइड है। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद करिए, है ना, अम्ल और भस्म वाले चैप्टर में, कि लास्ट में एगो OH रहेगा तो ये भस्म होगा, मतलब क्या होगा, वो क्षारीय चीज है। तो यहाँ पर देखिए धातु का ऑक्साइड जो है जब जल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, क्षार बना रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है कि धातु के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होता है और जल में घुलकर क्षार बनाता है। क्लियर। अब यहां देखिए अधातु के जो ऑक्साइड होता है ये अम्लीय होता है, यानी अधातु के जो ऑक्साइड होता है ये अम्लीय होता है। जैसे C अधातु है, कार्बन, इसके साथ O लगा हुआ है, तो ये O2 है ना, ये क्या हो गया, ये अम्लीय चीज है। ये जल में जब घुलेगा तो अम्ल बनाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अधातु है और ये ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो बोलिए अधातु का ऑक्साइड हुआ, और ये जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये देखिए H2CO3, ये कार्बोनिल जो है अम्ल का सूत्र होता है, ठीक है ना, कार्बोनिल अम्ल का ये सूत्र होता है। तो ये देखो एक एसिड बना दिया, ये अम्ल बना दिया। तो यहां है ना दूसरा नंबर याद हो गया कि धातु का ऑक्साइड जो है वो अम्लीय, ये क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड जो है ये अम्लीय होता है। जैसे आप लोग ना कई बच्चे ऐसे याद किए होंगे कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, हो गया। आप उतना भी लिख सकते हो लेकिन उतना स्टैंडर्ड आंसर नहीं होगा ना, ठीक है। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि धातु का ऑक्साइड और अधातु का ऑक्साइड, किसका अम्लीय किसका क्षारीय, तो O से अधातु, तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा, और O से अधातु, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। यहाँ देखो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय और फिर धातु का ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय होगा। तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। तो बोलो दो अंतर याद हो गया कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। O फॉर अधातु, O फॉर अम्लीय, है ना। अब यहां पर आते हैं तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर में देखिए क्या लिखा है। तीसरा में लिखा है कि धातुएं जो है वो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब अगर धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे ना तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे ये देखिए Zn, जिंक, जिंक क्या है, एक धातु है, और इसकी अभिक्रिया हम लोग अगर H2SO4, ये अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ अगर हम लोग करा रहे हैं, यानी ये धातु है और इसकी अभिक्रिया एक अम्ल के साथ करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, लवण, ZnSO4, है ना, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस देखो यहां पर निकल रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो एक लवण बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और अधातु का अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं हो पाता है ना। अधातु का अगर अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। जैसे यहां पर देखिए कार्बन एक अधातु है, इसका अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराए, ठीक है, इसका अभिक्रिया जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराए। यहां पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराए, लेकिन देखोगे क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, जल बन गया, लेकिन लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बना।
तो आपको तीसरा नंबर भी याद हो गया होगा कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और अधातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएगा। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। धातु वैद्युत है धनात्मक होता है और अधातु वैद्युत ऋणात्मक होता है। अगर ये वैद्युत धनात्मक और वैद्युत ऋणात्मक याद नहीं रहेगा तो आप लिखिएगा कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो आप चिंता मत करो, ये मैंने समझा ये स्टैंडर्ड आंसर है ना। अगर आपको ठीक नंबर लाना है ना तो ये उदाहरण वगैरह लिखना पड़ेगा। और जो शॉर्टकट वाले आप लोगों में है ना कि सर बिल्कुल शॉर्टकट वाला जिसमें हमको कोई मेहनत ही ना लगे, तो अभी आप 5 मिनट और रुकिए, ये मैंने 5 अंतर कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद शॉर्टकट वाला भी लिख देंगे, ठीक है। 3 हो गया अंतर, तो जो है 3 अंतर कंप्लीट हो गया। अब देखिए चौथा अंतर है ना कि धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है सर। क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है, अभी हम क्या बताए, जैसे सोडियम क्या है, धातु है, अगर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना तो ये धातु का ऑक्साइड हुआ, और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, तो ये क्षारीय ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड। लेकिन कार्बन क्या है, अधातु है, अगर इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ये कार्बन के साथ यानी अधातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा यानी अधातु का ऑक्साइड हुआ, और ये अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। बस यही बात यहां अंतर में लिखा हुआ है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अगर कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। जैसे ये देखो मैग्नीशियम धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा Mg+O2 तो बना MgO, है ना, MgO, इधर ऑक्सीजन डबल था तो यहाँ 2 दिए, 2 ऑक्सीजन, Mg डबल हो गया, इसलिए 2 देके बैलेंस कर दिए। ये तो हम लोग पहला चैप्टर में ही सीख लिए। तो ये जो MgO हुआ तो ये क्षारीय ऑक्साइड हुआ। तो कैसे पता करें ये क्षारीय ऑक्साइड है, देखो ये Mg क्या है, मैग्नीशियम धातु है ना, धातु है। अब आपको लिस्ट याद करना होगा, धातु धातु में अंतर, पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसको आप देखते रहोगे कि भाई कौन धातु है कौन अधातु है ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम क्या है, धातु है। धातु का ऑक्साइड अगर होगा तो धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय होगा, मैंने बताया पीछे। धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय। ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, यानी अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो ये धातु का ऑक्साइड है तो ये क्षारीय है। तो धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अब ये उदाहरण लिख दोगे। और अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा, ये अधातु का ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड है तो ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। अब आइए 5 नंबर में, धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो कहेगा सर अगर धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या 3 चीज बनेगा, नहीं। अब यहां ध्यान से समझिए, धातु के ऑक्साइड चाहे तो ये बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक, या नहीं तो धातु का हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस बनेगा, मतलब 2 ही चीज बनेगा। धातु के ऑक्साइड या लिखा हुआ है, मतलब अगर धातु का ऑक्साइड बनेगा तो ठीक है, नहीं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा बस, और हाइड्रोजन गैस, यानी 2 ही चीज बनेगा। जैसे यहां पर देखिए ये धातु है, धातु की अभिक्रिया, ये लोहा है और इसकी अभिक्रिया जल से कराएंगे तो बताओ लोहा जल में कभी घुलेगा? लोहा को अगर पानी में रख दीजिएगा तो लोहा पूरे घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर जो है ऐसे कंडीशन में इस तरह का अगर धातु होगा जो जल में नहीं घुलेगा तो उसमें क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। देखो लोहा धातु है, वो ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो सोडियम है, सोडियम क्या होता है, जल में घुल जाता है। तो सोडियम की अभिक्रिया जब जल से साथ कराओगे तो ये जल में चूंकि घुल जाएगा तो इसलिए ये बने, देखो ये सोडियम धातु हो गया, ये ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड नहीं है, ये धातु हाइड्रो ऑक्साइड है, ये है ना, ये धातु हाइड्रो ऑक्साइड है। मतलब ऐसा धातु जो जल में घुल जाता है, तो उस धातु का अभिक्रिया जब जल से कराएंगे तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। और ऐसा धातु लोहा जो जल में नहीं घुलेगा, इसका अभिक्रिया अगर जल से कराएंगे तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण में याद रखना है आपको। और अधिकांश धातु जो है, अधातु में लिख देना कि अधातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इस तरह से ये 5 अंतर था। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा ना कि अधातु के या धातु के 5 रासायनिक गुणधर्म को लिखे तो धातु तरफ का 5 लिख दीजिएगा।
अगर आपसे पूछेगा अधातु के 5 रासायनिक गुणधर्म लिखे, तो अधातु तरफ का ये 5 लिख दीजिएगा। अगर अंतर पूछेगा तो यही अंतर 5 आप लिखिएगा, एकदम स्टैंडर्ड आंसर होगा। लेकिन आप लोगों में बहुत लोग एकदम होगा कि भाई जल्दी से बताओ वो शॉर्ट में क्या होगा, है ना, तो मैं वो भी आपको अभी बता देता हूँ। अब देखिए रासायनिक गुणधर्म जो है के आधार पर धातु धातु में जिसको बिल्कुल एकदम शॉर्टकट आंसर चाहिए उसके लिए लिखा हुआ है। लेकिन देखो भाई जो याद करना नहीं चाहते ये उनके लिए, जो बड़ी अच्छे से पढ़ना चाहते, अच्छा मार्क्स लाना चाहते, जिससे जो पहले लिखा है वो उत्तर लिखना। हालांकि ये भी गलत नहीं, आप ये भी याद कर सकते हैं ना। धातु धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है, अधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऋणायन बनाता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। धातु अवकारक होता है, अधातु ऑक्सीकारक होता है। धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है और यह जल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। बस ये 4 उत्तर बस हो गए। क्योंकि सर इसमें तो उदाहरण भी नहीं है, याद करना तो ये आसान होगा, आसान है ना, है ना। तो अगर आपको है ना, जैसे आप लोग कोई कमजोर है वो रासायनिक गुणधर्म मतलब याद करने में, है ना, याददाश्त आपको ठीक से नहीं होता, तो आप कम से कम ये वाला याद कर लीजिएगा, है ना, यही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, ये यहीं पर, है ना, ये क्लास आज समाप्त हो जाए।